नमस्कार, जय हिंद। दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपनी लास्ट वीडियो में हमने सुएज कैनाल इन सब के बारे में देखा था। अब बात करेंगे हम उसके आगे। ये चल रहा है टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण ही है। पार्ट 1 हमने ख़त्म किया था अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण का, और ये है बी पार्ट। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी करें, ताकि और भी लोग इसे देख पाएँ और उनका भी एग्ज़ाम अच्छा जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक यहाँ पर है वैश्विक नवाचार सूचकांक के बारे में, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है वो 2007 से लॉन्च किया जा रहा है। और इसको लॉन्च कौन करता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहला है यहाँ पर कॉर्नेल यूनिवर्सिटी। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी कहाँ, न्यूयॉर्क में। इनसीड द बिजनेस स्कूल ऑफ फॉर द वर्ल्ड, इनसीड है। और यहाँ पर एक है विपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसे हम विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। तो ये तीन संस्थाएं मिल करके इस जो इनोवेशन इंडेक्स है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को तैयार करती हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें देख लेते हैं। इसमें ये 14वां संस्करण है, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इस बार की इसकी थीम क्या रही है, तो ये बिल्कुल याद रखना है। इसका केंद्रीय विषय इस बार था कोविड-19 महामारी के जरिए नवाचार का पता लगाना। ध्यान रखना, इस साल जो भी इंडेक्स आएंगे कहीं ना कहीं उनमें कोविड-19 छिपा होगा। ठीक है, तो इस बार की जो थीम है देख लीजिए, महामारी के जरिए नवाचार का पता लगाना। और दूसरी बात कि ये जो इनोवेशन इंडेक्स है, इनोवेशन की ही तो बात करेगा, तो इसकी थीम में भी देखिए इनोवेशन वर्ड यहाँ पर छिपा हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। ठीक है, तो आप यहाँ से आंसर में जब एग्ज़ाम टाइम में इसको आप कैच कर सकते हैं। चलिए रैंकिंग की बात करें तो यहाँ पर लगातार 11वें वर्ष स्विट्ज़रलैंड जो है वो प्रथम स्थान पे बना हुआ है। और स्विट्ज़रलैंड ये और स्वीडन है, अमेरिका है, यूके, ये टॉप 5 देशों में स्थान इन्होंने बना रखा है। और लेकिन ये 4 ही देश अभी तो ही है, 5वां देश कौन सा है, इस बार दक्षिण कोरिया जो है वो टॉप 5 में शामिल हुआ है। भारत की बात करें ज़रा, तो जो भारत की रैंकिंग है वो इस बार कितनी है, 46वें नंबर पर है। 2 स्थान का हमने क्या किया, सुधार किया, क्योंकि 2020 में हमारी जो रैंकिंग थी वो कितनी थी, 48 थी। और इस बार इनोवेशन इंडेक्स में हम किस नंबर पे आ गए, 46 पे आ गए। 2 नंबर का हमने सुधार किया। लेकिन अगर हम मध्य एशिया और दक्षिण एशिया को मिलाकर के बात करें, सेंट्रल एंड सदर्न एशिया में, तो भारत जो है शीर्ष नवाचारी देश के रूप में आता है, क्योंकि दक्षिण एशिया में कोई महाशक्ति है नहीं भारत को छोड़ करके। अगर संपूर्ण एशिया ले लेंगे तो चाइना आ जाएगा उसमें। ठीक है, तो चाइना चूँकि इसमें शामिल नहीं है, तो दक्षिण एशिया और मध्य एशिया में भारत शीर्ष नवाचारी देश है। इसके अलावा इसमें जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर्स में बेंगलुरु, दिल्ली और मुंबई, ये 3 ऐसे शहर हैं जो शीर्ष 100 शहरों में शामिल हैं। किस लिए, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी क्लस्टर के रूप में। ठीक है, और सबसे लास्ट में कौन सा देश है, वो है अंगोला, बिल्कुल याद मत रखिए। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं टॉप 5 कंट्रीज़, स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन, अमेरिका, यूके और दक्षिण कोरिया। भारत की रैंकिंग हमने बात कर लिया। भारत की जो रैंकिंग है वो 46 है। चाइना की कितनी है, 12 है। ठीक है, ये ब्रिक्स कंट्रीज़ का दे दिया है यहाँ पर। आगे चलते हैं टाइम 100 सूची 2021। टाइम 100 क्या बता रहा है यहाँ पर, कि विश्व के 100 सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्ति, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द वर्ल्ड। इसमें टॉप 100 लोगों को शामिल किया गया है। 1999 से प्रकाशित हो रही है। यहाँ पर 6 अलग अलग क्षेत्रों के लोग शामिल किए जाते हैं। कोई आइकॉन है, कोई पायनियर है, कोई टाइटन, कोई आर्टिस्ट है, कोई लीडर है, कोई इनोवेटर्स है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर जो टाइम 100 मैगज़ीन है, इसमें 3 भारतीय कौन कौन है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो CEO हैं अडार पूनावाला, जो कोविशील्ड का निर्माण अभी ये कंपनी कर रही है, सीरम इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो इन 3 लोगों को यहाँ पर टाइम 100 की मैगज़ीन में जगह मिली है। मोदी जी किस लिए हैं, लीडर के रूप में आए हैं, यहाँ पर लीडर की कैटेगरी में शामिल हुए हैं। और ध्यान रखना है, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी, इनके बाद तीसरे ऐसे भारतीय नेता हैं जिनको यहाँ पर शामिल किया गया है। ठीक है, और आगे बात करते हैं। जो देख सकते हैं यहाँ पर और भी लोग शामिल थे, लेकिन इनको छोड़ दीजिए। भारत के बारे में अगर बात करनी है तो यहाँ पर जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, उनको भारतीय राजनीति में एक उग्र चेहरे के रूप में अभिव्यक्त करती हैं वो। ठीक है, ये एक पत्नी, बेटी या माँ के रूप में नहीं, बल्कि इन्होंने अपनी स्वयं की पहचान बनाई है, और ये अपनी खुद की पहचान की वजह से जानी जाती हैं। इसलिए टाइम मैगज़ीन ने इनको अपने मैगज़ीन में जगह दिया है। अडार पूनावाला ये पायनियर्स की कैटेगरी में है, तो क्योंकि इनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, विश्व को एक तरीके से बचाने की ही है, क्योंकि कोविशील्ड जो है भारत में लगभग 70-80 करोड़ लोगों को दोनों वैक्सीन लग चुकी है। ठीक है, अब हम दूसरे देशों को भी निर्यात करेंगे।
तो और यहाँ पर एक चीज़ और देख सकते हैं, बस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये पॉइंट याद रखिए। टाइम मैगज़ीन ने 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में जो इसका फ्रंट पेज है, मुख्य पृष्ठ है, होम पेज है, उसके आइकॉन श्रेणी के तहत ड्यूक एंड डचेस ऑफ ससेक्स, मतलब इसमें प्रिंस हैरी और मेघन को स्थान दिया है, क्योंकि इन लोगों ने, जो प्रिंस हैरी है और मेघन मार्कल हैं, इन्होंने राजघराना अपना छोड़ दिया है, ठीक है, तो इस वजह से इनको जगह दी गई। आगे चलते हैं, त्रिपक्षीय रक्षा साझेदारी ऑकुस, ठीक है। ये जो ऑकुस था ये 1951 में बना था, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। यहाँ ध्यान रखना, ये जो ऑकुस तो अभी बना, लेकिन इससे पहले हुआ था अंजुस, ठीक है, 1951 में अंजुस बना हुआ था। और इसकी जब 70वीं वर्षगांठ मनाई गई तो जो हमारा इंडो पैसिफिक रीजन है, इंडो पैसिफिक रीजन आप समझ रहे हैं ना, जैसे कि इधर ये चाइना वाला हिस्सा हो गया या फिलीपींस वगैरह, और इधर इंडोनेशिया और इधर अमेरिका हो गया, तो ये जो रीजन है ये इंडो पैसिफिक कहलाता है, ठीक है। भले ही भारत यहाँ पर है, भारत की बाउंड्री पश्चिमी मतलब प्रशांत महासागर से नहीं लगती, फिर भी एक टर्म आया है इंडो पैसिफिक, और ये चाइना को चिढ़ाने के लिए है, स्पेशली ध्यान रखना। चाइना को इससे चिढ़ाया भी जाता है क्योंकि चाइना जो है इंडो पैसिफिक जैसा कोई वर्ड नहीं मानता, वो कहता है कि एशिया पैसिफिक है, इंडो पैसिफिक कहाँ से आ गया, इंडिया की तो बाउंड्री भी नहीं लगती, ठीक है। तो आगे देखते हैं, यहाँ पर अब एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, ऑकुस, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इसमें इंडिया को शामिल ना करना। अब जैसे क्वाड है, क्वाड में क्या कौन कौन से राष्ट्र हैं, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और भारत है और संयुक्त राज्य अमेरिका है। अब यहाँ पर फिर एक नया संगठन बनाने की क्या ज़रूरत थी कि इंडो पैसिफिक एरिया में जो सुरक्षा और शांति को ध्यान में रखते हुए ये देश सामने आए हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूनाइटेड स्टेट्स। अब यहाँ पर बात करें तो इसकी जो घोषणा है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई है। बोरिस जॉनसन जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, इन लोगों ने मिल करके किया, ठीक है। यहाँ पर एक और समझौता हुआ था जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के जो रिलेशन है वो ख़राब हो गए अभी। क्यों? क्योंकि इसी में कहा गया था कि एक 18 माह का प्रोजेक्ट भी इसमें शामिल है। इसमें ऑस्ट्रेलिया और जो अमेरिका है उसके बीच में परमाणु मतलब जो पनडुब्बी है उसको लेकर के समझौता हो गया, ठीक है। तो इसको लेकर के जो फ्रांस था, पहले समझौता फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होना था, लेकिन अब अमेरिका हो गया, तो इस वजह से यहाँ पर रिलेशन जो है वो ख़राब हो गए, ठीक है। और फ्रांस जो है फिर वो भारत की ओर शिफ्ट होने लगा और तेज़ी से। चलिए बस इतनी सी बात थी इसमें। आगे चलते हैं, टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2022 के बारे में। टाइम्स हायर एजुकेशन, ठीक है, इसने एक रैंकिंग जारी किया। 13 संकेतक इसमें थे, 5 क्षेत्र थे। 5 क्षेत्र कौन कौन? शिक्षण, शोध रिसर्च, साइटेशंस मतलब उद्धरण, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण और इंडस्ट्री इनकम, इनको मिला करके रैंकिंग जारी की गई। देख लेते हैं, ये जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 है, इसमें 71 भारतीय संस्थानों को जगह मिली है। लेकिन एक बहुत बुरी बात भी है कि इसमें हम टॉप 300 में भी हमारा कोई भी इंस्टीट्यूट शामिल नहीं है। टॉप 300 में भी कोई इंस्टीट्यूट शामिल नहीं है। हमारे अब क्या कहें, यहाँ पर लोगों को बुरा भी लग सकता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि हमारे जो लीडर्स हैं उन्हें हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को ठीक करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। साथ में बहुत सारी कमियां भी हैं, प्रशासनिक कमियां भी हैं, राजनीतिक स्तर पे भी कमियां हैं कि आखिर क्यों नहीं है कोई भी हमारा संस्थान टॉप 300 में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो जगह मिली है वो ISC बेंगलुरु को मिली है, सर्वोच्च रैंक, और जो सर्वोच्च रैंक मिली भी है वो तो 300 के बाद ही होगी ना, ठीक है। 301 से 350 रैंक ग्रुप में इसको रखा गया है। और जो IIT रोपड़ है उसको 351 से 400 रैंक ग्रुप में रखा गया है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पर है। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी UK में, और यहाँ पर बाकी जो यूनिवर्सिटी आप देखेंगे यहाँ पर USA की है। एक यूनिवर्सिटी और UK की मिलेगी, वो ये है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। बाकी हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, MIT, प्रिंसटन, कैलिफोर्निया, ये सब USA की हैं, ठीक है। चलिए, और भारतीय संस्थानों की बात करें तो ISC बेंगलुरु जो कि कर्नाटका में है, इसको 301 से 350 ग्रुप में रखा गया। उसके बाद IIT रोपड़ है पंजाब का, इसको 351 से 400 के ग्रुप में रखा गया, और बाकी यहाँ पर संस्थान दिए गए हैं। आगे चलते हैं, हरून ग्लोबल 500, एक सेकेंड कहाँ चला गया, हाँ यहाँ पर हरून ग्लोबल 500 सूची 2021। इसमें क्या बताया गया कि जो 500 लोगों की 500 जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं, मूल्यवान कंपनियां हैं, उनके बारे में ये लिस्ट जारी की गई है। मार्केट कैप क्या होता है? मार्केट कैपिटलाइजेशन। देखिए
मार्केट कैपिटलाइजेशन कुछ और नहीं बल्कि मान लीजिए किसी कंपनी के 100 शेयर मार्केट में हैं और उन शेयर की प्राइस 10 रुपये है एक शेयर की, तो टोटल यहाँ पर पूंजी कितनी हुई 1000। यही कहलाता है मार्केट कैपिटलाइजेशन, बाजार पूंजीकरण। ठीक है, शेयर और उसके प्राइस की जो शेयर का प्राइस है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, एम कैप निकल आता है। तो चलिए देख लेते हैं। जो एप्पल कंपनी है वो विश्व की सर्वाधिक मूल्यवान कंपनी है एप्पल। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है वो $2.4 ट्रिलियन है। ध्यान रखना, लगभग ये हमारी जीडीपी है इतनी, $2.4 ट्रिलियन। भारत की जीडीपी कितनी है? लगभग इस समय $3 ट्रिलियन है या उससे थोड़ी सी ज़्यादा हो गई। ठीक है, लेकिन $2.4 ट्रिलियन मूल्य की ये कंपनी है। ठीक है, एप्पल। आगे देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजन है, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नंबर पे हैं। एप्पल के जो सीईओ हैं वो टिम कुक हैं और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? सत्या नडेला। अमेजॉन के सीईओ कौन है? जेफ बेजोस। ठीक है, आगे चलते हैं तो इसमें भारतीय कंपनियां कौन सी हैं? तो विश्व की 500 सबसे मूल्यवान निजी कंपनियों की सूची में 12 भारतीय कंपनियां शामिल हैं। ठीक है, 12 भारतीय कंपनियां शामिल हैं। और अगर यहाँ पर बात करें तो कौन सी कंपनी है जिसने रैंक हासिल किया 57वें नंबर पे? तो वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। और जो हमारी TCS है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इसको 75वां स्थान हासिल हुआ है। तो चलिए ठीक है, टॉप 100 में कम से कम कुछ कंपनियां तो हैं हमारी। और इसके अलावा ये दोनों के बाद तीसरी कंपनी कौन सी है? HDFC है, HDFC बैंक, ये तीसरी सबसे मूल्य वाली कंपनी है। ठीक है, तो भारत की 3 कंपनियां याद रखना है आपको। पहली रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हो गई 57th पोजीशन, और यहाँ पर इसके बाद है TCS है 75। अब ध्यान से देखिए, 57 को पलट दीजिए तो वो 75 बन जाता है। ठीक है, तो याद रखना आसान हो गया। और यहाँ पर है HDFC बैंक। नेक्स्ट टॉपिक, भारत के द्वारा किगाली संशोधन का अनुसमर्थन किया गया, रेटिफिकेशन किया गया, रेटिफाई कर दिया भारत ने किगाली संशोधन को। लेकिन ये सब चीज़ें हैं क्या? यहाँ पर कुछ टर्म्स है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जब आप इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ते हैं तो ये सब चीज़ें टर्म्स आते हैं, और इन्वायरमेंट इकोलॉजी से आपके एग्ज़ाम में एक मेजर पोर्शन होता है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी का एक बड़ा हिस्सा शामिल होता है, काफ़ी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं करंट तो डिस्कस करूँगा ही, बेसिक भी करूँगा, और आप इस वीडियो को स्किप नहीं कर सकते। स्किप करने का मतलब है आपने एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट मिस कर दिया। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, किगाली संशोधन का अनुसमर्थन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं उनको कम करने के लिए, स्पेशली क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कम करने के लिए एक समझौता हुआ था कनाडा में, मॉन्ट्रियल में। ठीक है, इसी को हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। लेकिन दिक्कत क्या हुई, जब राष्ट्रों ने क्या किया, ये जो हाँ, यहाँ पर देख लीजिए, ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है 1987 में इसको हस्ताक्षर किया गया था, और 1989 में ये लागू हो गया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इतना सा क्लियर हो गया कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो आया था वो CFC को, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को रिड्यूस करने के लिए लाया गया था, इसके एमिशन को रिड्यूस करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये जा करके ओजोन परत को नुकसान पहुँचा रही थी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, तो कोई ना कोई तो गैस चाहिए जो CFC को रिप्लेस कर सके, तो इसके लिए HFC का विकास किया गया, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसके लिए हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का विकास किया गया। लेकिन बाद में पता चला कि ये जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है इसकी वजह से तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो यहाँ पर एक समस्या को तो चलिए सॉल्व हो गई, लेकिन जिस समस्या को सॉल्व किया गया था जिसकी वजह से उसने एक नई समस्या क्रिएट कर दी। तो मतलब जैसे आपको कोई दिक्कत है, आपने दवा खाई, वो बीमारी तो ठीक हो गई, लेकिन उस दवा की वजह से एक दूसरी बीमारी हो गई, तो फिर ठीक करना ना करना तो बराबर हो गया। तो ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था इसमें अब तक कई बार संशोधन किया गया। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में लगभग 6 बार संशोधन किया जा चुका है। तो इसी तरीके से किगाली जो रवांडा की राजधानी है, वहाँ पर 28वीं बैठक में एक और संशोधन को स्वीकार किया गया। क्या संशोधन था कि अब CFC तो चलिए ख़त्म हो गई, CFC तो ख़त्म हो गई, लेकिन अब हमें HFC को भी ख़त्म करना पड़ेगा, और इसको हम क्या करेंगे, धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से कटौती करेंगे। यही कहलाता है किगाली संशोधन। 1 जनवरी 2019 से किगाली संशोधन लागू हुआ है। ठीक है, तो भारत ने क्या किया, इस किगाली संशोधन को मान्यता दे दी है, और भारत क्या करेगा 2032 से 4 चरणों में चरणबद्ध तरीके से इस कटौती को पूरा करेगा। कैसे? 2032 में 10%, 2037 तक 20%, 2042 तक 30%, और फाइनली 2047 तक 85% की क्यूमुलेटिव रिडक्शन
करेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है। अब जो किगाली समझौता है, किगाली संशोधन है, उसका संबंध है HFC गैस से, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से है। ठीक है, तो और ये जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ये ओजोन को तो डिप्लीट नहीं करती, लेकिन ये ग्लोबल वार्मिंग एक गैस है। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है ये भी जान लीजिए। देखिए, जो ग्लोबल वार्मिंग है वो कुछ और नहीं है। सपोज़ ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल है, वायुमंडल में विभिन्न गैसें हैं। अगर ये गैसें ना होती तो पृथ्वी का जो टेम्परेचर था वो -20 डिग्री सेल्सियस होता। क्यों? क्योंकि जो सौर विकिरण आता, सोलर रेडिएशन आता, और पृथ्वी इसको क्या कर पाती, रोक नहीं पाती, और यहाँ पर वायुमंडल नहीं होता तो ये जो रेडिएशन है वो पूरी तरीके से क्या होता, फिर से परावर्तित हो जाता। और जब परावर्तित हो जाता तो पृथ्वी का टेम्परेचर कितना होता, -20। और यहाँ पर ये जो ये सौर विकिरण है इसको रोकने का काम, सौर विकिरण आ तो जाता है लेकिन पार्थिव विकिरण को ये गैसें जाने नहीं देती हैं। ध्यान से देखिए, ये सूरज है, सौर विकिरण आया लेकिन यहाँ पर गैस होने की वजह से ये जो पार्थिव विकिरण है इसका एक हिस्सा वायुमंडल में ही रुक जाता है। इस वजह से पृथ्वी का जो औसत टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, अगर इन गैसों की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, इन गैसों की मात्रा जब ज़्यादा हो जाएगी तो ज़्यादा यहाँ पर पार्थिव विकिरण को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, जिससे क्या होगा, टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसी को क्या कहा जाता है, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहा जाता है। ठीक है, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। और ये जो पूरा कॉन्सेप्ट, ये और इन जो गैसें हैं इन गैसों को क्या बोलेंगे, ग्रीन हाउस गैसें। मतलब ऐसी गैसें जो पर्यावरण का तापमान बढ़ाने के काम में आती हैं उन्हें कहा जाता है ग्रीन हाउस गैसें। ठीक है, चलिए हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के बारे में यहाँ पर बताया गया। जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है मैंने बता दिया कि इसको CFC के विकल्प के रूप में लाया गया था क्योंकि ये नॉन ओजोन डिप्लीटिंग अल्टरनेटिव्स हैं। और ये जो HFC है ये ओजोन को तो डिप्लीट नहीं करती, लेकिन दिक्कत ये हो जाती है कि ये एक जो ग्लोबल वार्मिंग के गैस के रूप में काम करने लगती है। तो किगाली में यही संशोधन हुआ है कि हम जो देश हैं वो 2040 के दशक के अंत तक 80 से 85% की क्रमिक कटौती करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर आप एक चीज़ और देख लीजिए, वायुमंडलीय ओजोन क्या है, ओजोन डिप्लीशन क्या होता है और इसकी खोज वगैरह कैसे हुई थी। देखिए, जो ओजोन लेयर है उसका मापन हम कैसे करते हैं, डॉप्शन से करते हैं, डॉप्सन स्पेक्ट्रोमीटर। ध्यान रखना, एक डॉप्शन की जो यूनिट है वो होती है ओजोन की 0.01 mm। कितनी होती है, 0.01 mm मोटाई को हम बोलते हैं एक डॉप्शन। ध्यान रखना, ओजोन होल कोई होल नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कोई होल नहीं है। क्या आप खुद ही सोचिए ना, गैस में क्या होल हो सकता है। आप जहाँ पर भी अभी बैठे हैं, ऊपर वायुमंडल है, ठीक है, वहाँ पर गैसें भी हैं, क्या उसमें कोई होल हो सकता है, संभव है, नहीं हो सकता। क्या पानी में होल हो सकता है, संभव ही नहीं है, क्योंकि पानी जहाँ पर भी स्पेस बनेगा तुरंत आकर के उसको फिल कर देगा। इसी तरीके से गैसें भी करती हैं। तो ओजोन लेयर डिप्लीशन का क्या मतलब होता है, या ओजोन होल का क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है कि जो ओजोन लेयर की मोटाई है वहाँ पर वो क्या हो गई, कम हो गई। और कब कहते हैं कि ओजोन होल हो गया, तो जहाँ पर भी जो ओजोन का सांद्रण है वो 220 डॉप्सन से कम हो जाता है तो उसे हम कहते हैं ओजोन होल। और ध्यान रखना, जो ओजोन सांद्रण वायुमंडल में है वो टोटल कितना है, 300 डॉप्सन यूनिट है। कितना, 300 डॉप्सन यूनिट है। और जब 200 डॉप्सन यूनिट से कम होने लगता है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ओजोन डिप्लीशन या ओजोन होल बोलते हैं। ओजोन परत का पता कब चला था, ओजोन परत नहीं बल्कि ओजोन डिप्लीशन का, जो दक्षिणी ध्रुव पर, तो इसका पता चला था जोसेफ फरमन के नेतृत्व में एक टीम गई थी, जो ब्रिटेन की टीम थी, अंटार्कटिका के सर्वेक्षण के लिए 1985 में। जब ये लोग वहाँ गए थे तो इन्होंने खुद देखा था ओजोन डिप्लीशन को। ठीक है, और सर्वाधिक अंटार्कटिका के ऊपर ही ओजोन क्षरण क्यों होता है, तो इसके पीछे 3 कारण हैं, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स, इसके अलावा पोलर वर्टेक्स और एक्टिव क्लोरीन इफेक्ट। ठीक है, ये 3 पॉइंट आपको याद रखने। अब डिटेल में हम नहीं जाएंगे, नहीं तो हम इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ने लगेंगे, करंट हमारा छूट जाएगा। आगे चलते हैं। IPCC की जलवायु परिवर्तन रिपोर्ट है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, यूनेप और WMO, यूनेप का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम और WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों ने मिल करके 1988 में IPCC की स्थापना किया था। उद्देश्य क्या होता है कि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव क्या पड़ रहा है पूरी दुनिया पर, उसका आकलन करना और इसके अनुकूलन और इसके समन मिटिगेशन के लिए उपाय सुझाना, कैसे जलवायु परिवर्तन को रोका जा सकता है। ठीक है,
तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर इसने क्या बताया। इसका जो इस बार का शीर्षक था, छठा भाग का छठी रिपोर्ट है, और इसका जो पहला भाग है उसका शीर्षक था क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिस। ठीक है, और 2 भाग में जारी होगा, दूसरा भाग 2022 में जारी होगा। इन्होंने कहा कि जो पूर्व इंडस्ट्रियल इरा था हमारा, मतलब लगभग 1700 के पहले का जो इरा है, इसी को तो बोलते हैं क्योंकि इसी के बाद ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी। तो जो प्री इंडस्ट्रियल इरा है, इस रिपोर्ट में बताया गया कि उसके बाद से अब तक जो विश्व का तापमान है उसमें 1.07 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो चुकी है। ठीक है, और अगर हम जल्दी ही जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनके एमिशन को कंट्रोल नहीं करेंगे तो जो पृथ्वी का टेम्परेचर है वो अगले ही 2 दशक में, मतलब 2040-42 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा, 1.5 डिग्री सेल्सियस के स्तर को ही पार कर जाएगा। और समझ जाइए कि अगर जो पृथ्वी का टेम्परेचर है 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो गया तो समझिए कि तबाही ही आनी है और उसके बाद कुछ बचना नहीं है। इन्होंने इस रिपोर्ट में और बताया कि अगर हम कार्बन उत्सर्जन को अभी नहीं रोक पाएंगे तो 2100 तक जो टेम्परेचर है वो कितना बढ़ जाएगा, 5.7 डिग्री सेल्सियस। सोचिए 15 डिग्री सेल्सियस और एवरेज होना चाहिए और ये बढ़ के अगर 20 हो जाए तो क्या हालत होगी। ठीक है, तो पूरी जो नेचर है, इकोसिस्टम है, वो सब एकदम से ख़राब हो चुका होगा, नष्ट हो चुका होगा। 2100 तक 5.7 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की उम्मीद इन्होंने इस रिपोर्ट में जताई है। ठीक है, और जो हमारा पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है उसमें क्या कहा गया है कि 21वीं शताब्दी के अंत तक, मतलब 2100 तक 2 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टारगेट किया गया है कि इतना ही बढ़ने देना है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ने देना। लेकिन कोशिश होगी कि 1.5 डिग्री सेल्सियस ही बढ़े। ठीक है, 2 तो मैक्सिमम हो गया, लेकिन कोशिश कितने पर होगी, 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पर। लेकिन यहाँ पर इस रिपोर्ट में कहा गया कि अब इसको हम 1.5 डिग्री सेल्सियस के स्तर को रोकना अब मतलब अब नहीं हम पा पाएंगे, क्योंकि टेम्परेचर को बढ़ने से हम रोके ही नहीं पाएंगे। आपने जो ये जो 1.5 डिग्री सेल्सियस का टारगेट रखा है इसको पाना मुश्किल है। ठीक है, ये हम रोक नहीं पाएंगे, टेम्परेचर तो बढ़ना ही है। आगे चलते हैं। इन्होंने बताया कि जो CO2 है और मीथेन है ये बहुत ग्रीन हाउस गैसें हैं दोनों। ठीक है, बहुत ही खतरनाक। इन्होंने कहा इस रिपोर्ट में कि जो CO2 का सांद्रण है वो 47% बढ़ गया है, और जबकि मीथेन का जो सांद्रण है उसमें 156% की वृद्धि हुई है। ठीक है, और 2019 पिछले 2 मिलियन वर्षों में, 2 मिलियन का मतलब समझ रहे 20 लाख सालों में सर्वाधिक CO2 की सांद्रता वाला वर्ष रहा है। ये एक अपने आप में एक बहुत ख़तरनाक डेटा है। ठीक है, इन सबको आपको मेंस में यूज़ करना है, ऐसे में यूज़ करना है। चलिए आगे चलते हैं। वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 के बारे में है। वैश्विक युवा विकास सूचकांक ये क्यों जारी किया जाता है? ये जारी किया जाता है कि जो SDG के लक्ष्य हैं उनको हासिल करने की दिशा में कितनी तेज़ी से हम प्रगति कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसमें जो 15 से 29 आयु वर्ग के लोग हैं उनको ही यूथ के रूप में परिभाषित किया गया है। इसमें 181 देशों को शामिल किया गया है। अब इस यहाँ रैंकिंग देख लेते हैं। इसमें जो रैंकिंग है आप यहाँ पर देखें तो सिंगापुर जो है वो पहली बार इस सूचकांक में पहले नंबर पर आया है। तो इसमें जो युवा सूचकांक है उसमें सिंगापुर को टॉप पोजीशन प्राप्त हुई है, और जो चाड है, अफ्रीका में एक देश है चाड, उसको अंतिम स्थान प्राप्त हुई है। और भारत की बात करें तो यहाँ पर जो भारत की रैंकिंग है आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है, ये है 122। ठीक है, भारत की रैंकिंग कितनी है, 122। बस आगे चलते हैं। बांग्लादेश और कनाडा CDRI के नए सदस्य के रूप में यहाँ पर इन्होंने ज्वाइन किया है। CDRI क्या है? कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रा। ठीक है, मतलब कि इस समय आपदा आप देख रहे होंगे, दुनिया में आपदा की जो तीव्रता है और उसकी बारंबारता है, इंटेंसिटी भी बढ़ रही है और यहाँ पर बारंबारता भी बढ़ रही है। इसके प्रति हम एक ऐसी इंफ्रा का डेवलपमेंट करें जो इन आपदाओं के प्रति क्या हो, रेजिलिएंट हो, प्रतिरोधी हो। तो इसको विकसित करने के लिए एक संगठन बनाया गया, उसी को हम CDRI कहते हैं। ठीक है, CDRI। और यहाँ पर आप देखें तो 23 सितंबर 2019 को न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर वार्ता UN क्लाइमेट एक्शन समिट 2019, इसके दौरान हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस गठबंधन की शुरुआत किया था। तो ध्यान रखना, CDRI की शुरुआत किसने किया था? भारत ने किया था। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? सचिवालय नई दिल्ली में है। तो अब तक जो CDRI के मेंबर हैं वो कितने हो चुके हैं? टोटल
26 हो चुके हैं। और इसके जो 12 मेंबर हैं, संस्थापक सदस्य हैं, वो कौन कौन से हैं? तो इसमें ऑस्ट्रेलिया, भूटान, फिजी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मालदीव, मेक्सिको, मंगोलिया, रवांडा, श्रीलंका एंड यूके। बस एक जानकारी के लिए, ठीक है, भूल जाओ इसको, नहीं याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना, मैंने भूल जाने को ये बोला है कि अगर आप 12 संस्थापक देश नहीं याद कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, नहीं तो आप इसे भी की और जो यहाँ पर बातें बताई वो भी भूल जाइए, नहीं ऊपर वाले याद रखने हैं। आगे चलते हैं। लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना, ये जो जल विद्युत परियोजना है ये कहाँ पर? काठमांडू में भारत के सतलज जल विद्युत निगम और नेपाल निवेश बोर्ड, इनके बीच में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ था, ठीक है, काठमांडू में समझौता हुआ था। और ये जो जल विद्युत परियोजना है इसको देख सकते हैं, यह परियोजना नेपाल के सांखुआ सभा और भोजपुर जिलों में स्थित है। और यहाँ पर ये डाउन स्ट्रीम है जो अरुण नदी है, ठीक है, उसी पर। और इसमें कोई वो बांध नहीं बनाया जाएगा या जलाशय, ये सब नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। तो बस इतना सा ध्यान रखना है कि ये जो परियोजना है वो कहाँ पर है? नेपाल में। आगे चलते हैं। और ध्यान रखना ये भी कि ये नेपाल की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। बांध सुरक्षा समझौता, यहाँ पर देख सकते हैं, बांध सुरक्षा समझौता भारत सरकार और केंद्रीय जल आयोग और 10 राज्यों के प्रतिनिधियों ने वर्ल्ड बैंक के साथ बांधों की सुरक्षा और सुधार के लिए $250 मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किया। मतलब ये जो समझौता है वो वर्ल्ड बैंक के साथ किया गया है और भी हमारे भारत सरकार और साथ में केंद्रीय जल आयोग और 10 राज्य मिल करके इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? बांध सुरक्षा और पुनर्वास परियोजना का पहला चरण यहाँ से शुरू किया गया था 2012 में, और ये जो योजना थी वो 2020 में पूरी हुई थी, ठीक है। और अब जो योजना है वो 10 राज्यों के 120 बांधों पर लागू की जाएगी, ठीक है। कुल मिलाकर आगे जो इस योजना का टारगेट है वो बांधों की सुरक्षा से संबंधित है, तो यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आप छोड़ दीजिए इसको। आगे है हेनली पासपोर्ट सूचकांक 2021। हेनली पासपोर्ट सूचकांक 2006 से जारी होता है। इसमें क्या बताया जाता है कि किस देश का जो पासपोर्ट है वो सबसे ज़्यादा ताकतवर है। ताकतवर का मतलब मसल्स नहीं, इसका ये मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति बिना वीज़ा पासपोर्ट के कितने देशों में जा सकता है, किस देश का नागरिक। तो चलिए देख लेते हैं। ये जो सूचकांक है इसमें जापान पहले नंबर पर है। मतलब जापान के जो लोग हैं वो 193 देशों की यात्रा कर सकते हैं बिना किसी वीज़ा के, ठीक है। पासपोर्ट तो रहेगा ही, वीज़ा मतलब इनको लेने की ज़रूरत नहीं होती है जापान के लोगों को। तो इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है, आप खुद सोचिए। जापान के लोगों का शांति प्रिय होना, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इस में डिसाइड करते हैं। देखिए, जापान 1 नंबर पर है, सिंगापुर 2 नंबर पर, जर्मनी 3 नंबर पर, दक्षिण कोरिया 3 नंबर पर। 2 देश हैं, दक्षिण जर्मनी और दक्षिण कोरिया। अब भारत की बात करें ज़रा, तो भारत जो है वो 90 नंबर पे आता है, ठीक है। भारत की पोजीशन जो है 90, और भारत के जो लोग हैं वो बिना किसी पूर्व वीज़ा के 58 देशों की यात्रा कर सकते हैं। और ये जो 58 देश हैं इनकी लिस्ट तो नहीं दिया मैंने, लेकिन फिर भी जैसे भूटान है, मतलब छोटे पास एक तो पड़ोसी देश तो आप कर ही सकते हैं, पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, वो तो बुलाएगा ही नहीं बिना वीज़ा के, ठीक है। ये करतारपुर कॉरिडोर को उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो रैंकिंग है वो 90 है और हम 58 देशों में बिना वीज़ा की यात्रा कर सकते हैं, बिना पूर्व वीज़ा के। आगे चलते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के बारे में है। वैश्विक शांति सूचकांक कौन जारी करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ठीक है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ये 15वां संस्करण है, पहला संस्करण जारी हुआ था 2007 में। ये संस्करण नहीं याद रखना। आगे चलते हैं इसमें। चलिए, इसमें कौन कौन से अगर डोमेन है उनकी बात करें तो समाज में बचाव सुरक्षा का स्तर, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का प्रसार और सैन्यीकरण का स्तर, डिग्री ऑफ मिलिटराइजेशन। इसमें सबसे शांत देश कौन सा है? तो सबसे शांत देश है आइसलैंड। कौन सा है? आइसलैंड। और ध्यान रखना 2008 से ही यह सूचकांक में टॉप पर बना हुआ है। और सबसे अशांत देश कौन सा है दुनिया का? लीस्ट पीसफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, तो वो है अफ़गानिस्तान, ठीक है। लगातार चौथी बार इसने यह दर्जा हासिल किया है। दर्जा ही है, जब तालिबान जैसे लोग यहाँ पर रहेंगे तो वहाँ शांति तो नहीं हो सकती, ठीक है। और भारत की बात करें तो भारत 163 देशों की सूची में 135वें नंबर पे है। भारत की स्थिति भी बहुत अच्छी
नहीं है। 163 देशों में हम 135वें नंबर पे हैं। और जबकि भूटान जो है वो दक्षिण एशिया का सबसे शांत देश है। भूटान की रैंकिंग कितनी है? 22वीं रैंकिंग है। ठीक है, 22वीं। आगे चलते हैं। IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2021 कौन जारी करता है? तो इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। IMD का फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। इन्होंने अपनी रिपोर्ट बताई कि दुनिया की कौन सी इकोनॉमी सबसे ज़्यादा कम्पिटिटिव है। किन आधारों पे ये निकाली जाती है रैंकिंग? तो ये है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, गवर्नमेंट एफिशिएंसी और यहाँ पर बिजनेस एफिशिएंसी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, आर्थिक प्रदर्शन, सामाजिक सरकारी दक्षता, व्यावसायिक दक्षता और आधारभूत संरचना। यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में पहली बार स्विट्ज़रलैंड को शीर्ष स्थान हासिल हुआ है। तो इस बार इसमें स्विट्ज़रलैंड टॉप पर है। और अगर सेकेंड नंबर पे बात करें तो स्वीडन है। स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन, थर्ड नंबर पे डेनमार्क है। और अगर भारत की बात करें तो भारत किस नंबर पे आता है? 2019 से ही हम 43वें नंबर पर बने हुए हैं लगातार। ठीक है, और अगर एशिया पैसिफिक की बात करेंगे तो एशिया पैसिफिक में भारत की रैंकिंग कितनी है? 12 है। ओवरऑल बात करेंगे तो भारत की रैंकिंग 2019 से ही हम 43वें नंबर पे बने हुए हैं। आगे QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के बारे में है 2022। क्वेकरली साइमंड्स। ठीक है, क्वेकरली साइमंड QS का फुल फॉर्म। इन्होंने जो रैंकिंग जारी की 18वां संस्करण है। और इसमें जो MIT है अमेरिका का, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, शॉर्ट में हम MIT बोलते हैं, ये 10 सालों से पिछले 10 सालों से लगातार ये शीर्ष पर बना हुआ है। ठीक है, और जबकि हमारा जो IIT बॉम्बे है वो किस नंबर पे आया है? 177वें नंबर पर आया है। इसमें 1300 यूनिवर्सिटीज़ को संस्थान को शामिल किया गया और इसमें MIT जो है वो टॉप पर है। इसको 100 मार्क्स मिले, 100 में 100। ठीक है, और सेकंड नंबर पे आता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। हाँ, बल्कि सेकंड पे नहीं, बल्कि ये 5th पोजीशन इसकी है, यहाँ पर सेकंड नंबर है। देखिए यहाँ पर बात कर सकते हैं एशिया के 2 सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, इसको 11वां, नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर। ये नहीं याद रखना है। भारत के बारे में बात करते हैं। क्वेकरली साइमंड्स ने 2022 में 35 भारतीय संस्थानों को रैंक दिया है और इसमें 3 भारतीय विश्वविद्यालय हैं। कौन कौन से? पहला है IIT बॉम्बे। तो यहाँ पर टॉप पर कौन किया? एक तरीके से भारत में जो टॉप किया वो कौन है? IIT बॉम्बे 177वां, IIT दिल्ली 185वां और यहाँ पर ISC बेंगलुरु 186वां। सामान्यतः ISC बेंगलुरु टॉप पर होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर IIT बॉम्बे इस पूरी रैंकिंग में टॉप पर है और IIT दिल्ली 185वें सेकंड पोजीशन और ISC बेंगलुरु थर्ड पोजीशन पर आता है। ठीक है, ये हम फर्स्ट सेकंड थर्ड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम भारत की संस्थाओं की बात कर रहे हैं ना। ओवरऑल रैंकिंग जब आप देखेंगे तब आएगा 177वां, 185वां और 186वां। क्लियर? लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, जो ISC बेंगलुरु है उसको रिसर्च के मामले में विश्व में सर्वोच्च स्थान हासिल हुआ है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। विश्व सैन्य व्यय प्रवृत्तियाँ रिपोर्ट, यहाँ पर जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है उसके बारे में बताया गया है। कौन रिपोर्ट जारी करता है? तो सिप्री जारी करती है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। अभी हम सिप्री की एक और रिपोर्ट पढ़ेंगे। इसमें क्या बताया गया? चूँकि कोविड-19 की महामारी थी इसलिए दुनिया में जो सेना पर खर्च था वो थोड़ा सा घटा, नहीं सॉरी जो महामारी के चलते विश्व का जो GDP है वो घट गया, लेकिन जो सेना का व्यय है वो 2.6% क्या हुआ? बढ़ गया। ठीक है, तो यहाँ पर एक अपोजिट डेटा मिल रहा है, द्वैध मिल रहा है, द्वंद्व आपको देखने को मिलेगा। कैसे कि एक तरफ तो लोगों की स्थिति ख़राब हो रही है और दूसरी तरफ सेना पे खर्च जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सबसे 5 बड़े देश जो सेना पे खर्च करते हैं कौन है? अमेरिका सबसे ज़्यादा खर्च करता है, ये हमेशा टॉप पे ही लगभग रहता है। चाइना सेकंड नंबर पे और थर्ड नंबर पे कौन आता है? भारत। तो अमेरिका, चाइना और भारत ये वो देश हैं जो सबसे ज़्यादा सेना पर खर्च करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। और हाँ, यहाँ देख सकते हैं चाहे तो आप, भारत का जो सैन्य व्यय है वो हमारे GDP का कितना है? 2.9% है। नेक्स्ट, मृत्युदंड पर एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट। तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को यहीं पर मैं रोकूं। जो नेक्स्ट पार्ट हमारा होगा उस पार्ट में हम कोशिश करेंगे कि ये वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट ख़त्म कर ले। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छा लगा हो और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।